नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट के महारथी में। ईटी नाउ स्वदेश का वो खास सेगमेंट जहां हम बाजार के जाने माने दिग्गजों को जोड़ते हैं और उनका नजरिया बाजार पर जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से बना पाएं। और इसी कड़ी में देखिए, इस वक्त बाजार में काफी कुछ हो रहा है। कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, अर्निंग सीजन चल रही है, टैरिफ को लेकर उठापटक है और इन तमाम चीजों के बीच निवेशकों को अपने पैसे कहाँ लगाने चाहिए, पोर्टफोलियो का गठन कैसे करना चाहिए, किन सेक्टर्स से बनाएं दूरी और किन सेक्टर से रहे नजदीक, इन तमाम बातचीत और इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से खास चर्चा करने के लिए हमारे इस खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट देवीना मेहरा। देवीना जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसी दवे दिस साइड। अपना समय देने के लिए सबसे पहले तो मैम आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मानसी। गुड मॉर्निंग टू यू एंड आपके दर्शकों को भी। बिल्कुल देवीना मैम, इट्स चैलेंजिंग टाइम एटलीस्ट फॉर मार्केट्स। वी अंडरस्टैंड ग्लोबल फ्रंट पर टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटीज हैं, बावजूद इसके भारतीय बाजार ने गिव अप नहीं किया है। इस वक्त अगर आप देखें, काफी रैशनल और मैच्योर बिहेवियर नो मैटर व्हाट ग्लोब के फ्रंट पर हो रहा है। बाजार ने कई ऐसे सेशंस दिखाए हैं जबकि उन तमाम फैक्टर्स के विपरीत भारतीय बाजार अपना दमखम दिखाते हैं। कैसे देख रहे हैं इस वक्त मार्केट की चाल को आप, और हाँ, ग्लोबल फ्रंट पर भी जो इतने सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस पर आपके फर्स्ट टेक्स क्या होंगे मैम? देखिए, ग्लोबल फ्रंट पर जो खास चीज हो रही है वो तो ट्रम्प के टैरिफ हैं। और एक तो ये बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उतना ज्यादा निर्यात पर निर्भरता नहीं है जितनी और कई देशों की है। हमारा निर्यात उतना अधिक नहीं है और उसमें भी कई ऐसे सेगमेंट हैं जहां लिस्टेड कंपनीज में कम है वो। तो अगर आप बाजार के मार्केट कैप में से देखें तो जो वो सीधा सीधा सबसे ज्यादा खासकर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ये सब का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है नहीं हमारे बाजार में। तो कुछ ही जगह है जहां अगर आप उसको थोड़ा गहराई में जाके देखें तो अनसर्टेनिटी थोड़ी ही जगहों पे है अगर आप टैरिफ की बात करें। और बाजार ने तो बहुत सारे उतार चढ़ाव इससे बहुत बड़े बड़े देखे हैं। पीछे ही अभी एक और फंड मैनेजर ने लिस्ट गिनाई थी कि 30 साल में कितने अपीवल देखे हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने ऐड किया कि जो 30 बजट भी आए हैं उसमें भी हर बार टैरिफ पे कुछ ना कुछ भारत में ही बदलाव होता है, टैरिफ पे, टैक्स पे। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स बाजार जो फरवरी के बाद चला था वहां से नीचे आया है और आपको सोच समझ कर निवेश करना है, पर ऐसा हमें भी नहीं लगता कि आपको निवेश छोड़ के कैश में चले जाना चाहिए। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक दिस साइड। मैम, आप तो दुबई में रहती हैं, दुनिया घूमती हैं, एफआईज जो निवेशक हैं, विदेशी निवेशक, उनके मूड को पहचानती हैं, बातचीत भी आपकी होती होगी। नाराजगी क्या है उनकी भारत को लेकर? आखिर इतने क्यों रूठे हुए एफआईज? और दूसरी चीज ये बताइए कि इस हफ्ते तो पॉलिसी भी आरबीआई की, क्या आपको लगता है कि चौथी बार आरबीआई की तरफ से रेट कट आएगा या फिर इस बार स्टेटस को की उम्मीद है? देखिए, पहले तो आरबीआई की बात पर आए तो आरबीआई ने अभी अपेक्षा से अधिक कट किया था। तो इस साल वो 1% तो काट ही चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी वो कुछ देर रुकेंगे, पहले उसका देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। वैसे ये बात है कि अभी एनवायरमेंट ऐसा है आरबीआई के लिए कि उनके पास सारे विकल्प हैं कि ग्रोथ अपेक्षा से थोड़ा अधिक रहा, इन्फ्लेशन कम हुआ है, खासकर कि खाद्य पदार्थों का इन्फ्लेशन ही नहीं कम हुआ, बहुत सारे खाद्य पदार्थों के तो दाम ही गिर गए। तो मैंने देखा था एक पेपर ने किया था कि आपकी रोज के खाने की थाली, तो थाली का दाम पिछले साल से कम हो गया है। तो जिसे कहते हैं ब्रीदिंग रूम, थोड़ा उनके पास विकल्प के लिए है कि क्या कर सकते हैं। वो सारे विकल्प रहेंगे, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि इस बार वो रुकेंगे। और जहां तक एफआईआई का सवाल है, ये बात मैं बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यू में कह चुकी हूँ
कि ये जो प्रश्न होता है कि आरबीआई की एफआईआईस क्या करेंगे, अगर उसके पीछे क्या छिपा होता है कि एफआईआईस खरीदेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा, एफआईआई बेचेंगे तो बाजार नीचे जाएगा। लेकिन कोई ये डेटा नहीं देखता, आंकड़ा नहीं देखता कि आप अगर एक एक महीना भी करके देखें कि एफआईआईस ने क्या किया और बाजार ने क्या किया, तो उसमें कोई कोरिलेशन ही नहीं रहा है। और तब भी नहीं रहा है जब हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं के बराबर थी, तब भी नहीं रहा है जब रिटेल पार्टिसिपेशन इतना नहीं था। आप यही देखिए कि एफआईआईस ने निवेश करना शुरू किया 1994 से, और आप बोलेंगे कि ये तो एक स्रोत था पैसे का जो पहले नहीं था, इतने सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगा तो बाजार कहीं का कहीं चला जाएगा। और 94 से लेके 2003 ये 9 साल का समय है जिसमें सेंसेक्स ने 0 रिटर्न दिया। तो बाजार एफआईआईएस के आने से पहले चल चुका था, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं चला। तो इससे बड़ा आपको और क्या उदाहरण चाहिए कि एफआईआई क्या करेंगे, इसके पीछे अपना दिमाग मत लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देवीना मैम, एक सवाल हमारे निवेशकों के हित के लिए, इस वक्त बाजार में जो वॉलेटाइल ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अगर उन निवेशकों के पास जिनके पास पैसे हैं, मान लीजिए 5-10 लाख रुपए हैं और वो निवेश का मन बनाकर चल रहे हैं लेकिन वेट कर रहे थे इस तरह की अपॉर्चुनिटी का, अब अपॉर्चुनिटी है, गिरावट हम देखते हैं मार्केट में, करेक्शन के फेजेस आते हैं, आपके हिसाब से उन निवेशकों को अपने पोर्टफोलियोज कैसे ड्रॉ करने चाहिए, कौन से सेक्टर्स में नजर रखनी चाहिए और किस तरह से निवेश का नजरिया बनाना चाहिए, नॉट जस्ट इक्विटी मार्केट्स लेकिन अन्य एसेट क्लासेस पर भी अगर आप अपना कन्विक्शन रखती हैं तो बताइएगा। सबसे पहली बात तो आपने अच्छी बात की एसेट एलोकेशन की। तो जो अन्य एसेट क्लासेस है, सबसे पहले आप चाहे 25 साल के हों, अच्छी नौकरी में हों, 100% कभी इक्विटी में मत लगाइए, क्योंकि इक्विटी में वही पैसा होना चाहिए जिसकी आपको 8-10 साल तक तो जरूरत ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इक्विटी में 1-2 साल में क्या होगा ये असल में किसी को नहीं मालूम रहता। जितने भी आप चाहे भारत में ही नहीं विदेश में भी देखिए, जो सारे आपको प्रोजेक्शंस मिलते हैं ना जनवरी में कि इंडेक्स साल के अंत में कहाँ होगा, उसका प्रेडिक्टेबिलिटी 0 है। आप कभी कंपेयर करके देखिएगा कि एक्सपर्ट्स ने हर साल क्या बोला और असल में क्या हुआ, वो किसी को भी नहीं मालूम है, मालूम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए एसेट एलोकेशन करके रखिए। लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, प्रायः उसमें निवेशित रहना ही बेहतर रहता है। मैं अपने फरवरी के पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर आप करेक्शन का वेट कर रहे थे तो निवेश करने के लिए, तो आपने निवेश किया क्या? उसके बाद से तो आपको मालूम है बाजार चला। तो अभी भी कुछ हद तक वो फेज है, तो अगर एक साथ में नहीं तो 1-2 महीनों में या 2 महीने में, 3 महीने में करके आप निवेश तो कर लीजिए। जहां तक हमारा अभी पीएमएस का सवाल है, कहाँ हम लोग का ओवरवेट है, तो फार्मा में ओवरवेट है। तो हम लोग जब ये टैरिफ की बात हो रही थी तो देख रहे थे, तो ये उतना हम लोगों ने जरूरी नहीं कि निवेश करते समय सोचा था, लेकिन अधिकतर जो कंपनीज हमारे पास है उनका डोमेस्टिक मार्केट में रुझान ज्यादा है। ऑटो कंपोनेंट्स में भी अभी कुछ हद तक ओवरवेट होंगे। एफएमसीजी में ओवरवेट है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, कुछ बड़े स्टॉक्स से निकले हैं और थोड़े उनसे छोटे स्टॉक्स में, मतलब बिल्कुल स्मॉल कैप नहीं, लेकिन जो बिल्कुल ही बाजार के सबसे बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स कुछ में से कमी कटौती की है, ये निकल ही गए हैं। तो पर एफएमसीजी में अभी भी ओवरवेट होगा। बैंक्स में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन जितना हम लोग प्रायः रखते हैं बैंक्स में उससे ज्यादा है। तो ये ब्रॉडली ऐसा होगा। बाकी तो खैर बॉटम अप होता है, जैसे केमिकल्स वगैरह में कुछ सेगमेंट अच्छे लगते हैं उस तरह से, लेकिन जो ब्रॉड सेक्टर्स के लिहाज से ये अभी की रणनीति है। एक आखिरी सवाल, इस बार जो फेस्टिवल्स हैं थोड़े पहले आ रहे हैं और निश्चित तौर पर कंजम्पशन वाले शेयर फोकस में रहते हैं, तो विद इन कंजम्पशन, क्योंकि काफी ब्रॉड है ये, अगर हम सिर्फ कंजम्पशन कह दें तो आप कहां पर फोकस करने की सलाह देंगी? जैसा मैंने कहा, हमारा एफएमसीजी में ज्यादा निवेश है, और उसके पीछे आप वैसे अगर आप एक अर्थव्यवस्था के लेवल पे देखें तो 2 चीजें हैं। एक तो पिछले 2-2.5 साल में मुद्रास्फीति की दर यानी इन्फ्लेशन बहुत हाई रही, और उसके कारण
आप अगर एफएमसीजी, अगर आप घर का बजट देखें तो अभी भारत में अभी भी इतनी अधिक आय नहीं है। तो अगर दाल, तेल, इन सब का दाम बढ़ता है तो एफएमसीजी, जो कि आप बोलेंगे एक तरह से साबुन शैम्पू खरीदना कम हो जाता है, तो वहां पर जैसे मैंने बोला इन्फ्लेशन कम हुआ, वहां से आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि आप जो उपभोक्ता है वो खरीद सकता है, ये सब चीजें ये खरीद सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि इन्फ्लेशन में दूसरी जगह कहाँ कमी आई है, वो है कच्चा तेल। तो अब कच्चा तेल के जो डाउनस्ट्रीम होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, वो ऑफ कोर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, पर एफएमसीजी में भी होते हैं। तो वो दोनों तरह से मुझे लगता है कि आप का टॉप लाइन या रेवेन्यू पर भी फायदेमंद असर होगा और मार्जिन पर भी। थोड़ा बहुत आपको पहली तिमाही के रिजल्ट्स में दिखा है, कुछ कंपनी में दिखा है, कुछ में नहीं दिखा है, लेकिन मुझे लगता है दूसरी तिमाही से आपको वहाँ थोड़ा बेहतर नजर आने लगेगा। देविना जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। ग्लोबल बाजार और साथ ही भारतीय बाजार पर आप क्या एनालिसिस रखती हैं, आप क्या व्यू पॉइंट्स रखती हैं हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।